गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस। आपका स्वागत है और आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्लास 11। और जो इस टाइम फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है वो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ ये, जिसमें मैं कंप्लीट चैप्टर को कवर कराऊंगा और 15 से 20 मिनट की मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स ये वीडियो रहेगी मेरी, और पूरा ही चैप्टर हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। देखो, अकाउंटिंग की शुरुआत की बात करूँ तो अकाउंटिंग की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग का जो जन्म हुआ था, हमारे जो अकाउंट्स को जो ओरिजिन किया था, इन्होंने जो बुक लिखी थी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे जो बुक लिखी गई थी वो हमारे लूका स्पेसियोली द्वारा लिखी गई थी। इटली का रहने वाला था, वेनिस शहर का। 1494 में इन्होंने बुक लिखी थी और ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा पब्लिश हुई और लोगों तक ये पहुँचनी शुरू हो गई। इन्होंने अकाउंट्स को, इसीलिए इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम में इन्होंने बुक लिखी थी और ये इटालियन लैंग्वेज में थी। बाद में इसका इंग्लिश कन्वर्जन किया गया था। ह्यूज ओल्ड कस्टल ने इसको और एडवांस रूप में उनको बताया गया था 1785 में। तो लेकिन हम इसको यहाँ पे समझते हैं पे है क्या, अकाउंटिंग की डेफिनेशन से अगर मैं सब चीज़ समझते हैं तो इसके फीचर्स भी हमें यहाँ पे निकल के आएंगे। तो पहला उसमें आता है अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अगर इसको लाइन को हाईलाइट करो तो आपको समझ में आएगा अकाउंटिंग क्या है। हमारी अकाउंटिंग क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। तो एक फीचर्स तो हमारा यहीं से ये निकलता है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर आता है क्लासिफाइंग, फिर आता है समराइजिंग, फिर आता है सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, और फिर आता है ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के होने चाहिए वो, और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो ये है क्या, इसको समझ लेते हैं। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंट्स में क्या होता है, हम उसको जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो उसका सारा खेल क्या है, खेल ही रिकॉर्डिंग का है। जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं केवल हम उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारे बिजनेस से जिसका कोई लेना देना नहीं है, नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। तो इसमें पहला फीचर्स की बात करता हूँ तो फीचर ऑफ अकाउंटिंग भी यहीं से निकल के आता है। तो फीचर ऑफ अकाउंटिंग में आता है कि जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं जिनका हमारे बिजनेस से लेना देना होता है, केवल हम उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सेकंड आता है इसमें फीचर्स में, अगर देखने की बात करते हैं, क्लासीफाई करना। क्लासीफाई में क्या होता है, हम उनके अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, अलग अलग लेजर्स बनाते हैं। हर एक चीज का अलग लेजर्स बनता है। जैसे परचेज का लेजर अलग बनेगा, सेल्स का अलग बनेगा, डेटर्स क्रेडिटर्स के अलग बनेंगे, खर्चों के अलग बनेंगे, वेजेस, सैलरी, रेंट, सबके अलग अलग लेजर्स बनेंगे। ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने खर्चे किए हैं, कितनी इनकम जनरेट की है, किससे कितना देना है, किसको कितना लेना है, इन सब के पर्टिकुलर लेजर बनेंगे। फिर आपको देखने के लिए मिलता है समराइज करना। इनको इकट्ठा करते हैं, जो इनको जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी लेजर्स के बैलेंसेस होते हैं, इनको हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इनको समराइज करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज करते समय हमें देखना है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये पता चलता है हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से। शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये पता चलता है हमें बैलेंस शीट से। ठीक है, फिर आता है इस पे इन टर्म्स ऑफ मनी, जो हम मनी टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन्स ऐसी भी होती है जिनका हम मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, या ऐसी ट्रांजेक्शन जिनका मनी से कोई लेना देना नहीं है, उनको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं मैं प्रणव को अपने स्कूल में अकाउंट्स का टीचर हायर कर रहा हूँ, या अपने इंस्टीट्यूशन में अकाउंट्स का टीचर हायर कर रहा हूँ और इसे ऑफर दे रहा हूँ कि 50,000 की सैलरी दूंगा। ध्यान से सुने, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रणव को मैं अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा हूँ, अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा हूँ, कितनी, क्या, कि आपको 50,000 रुपये सैलरी पे रखूंगा। आज क्या तारीख है हमारी, जो भी तारीख है, अब मैं इसके अगले महीने की तारीख से बात कर रहा हूँ, अगले महीने की 1 तारीख से आएगा। ठीक है, मान लेते हैं इस समय क्या चल रहा है, हमारा मई चल रहा है, और मैं प्रणव को अपॉइंट कर रहा हूँ कि 1 जून से ये हमारे यहाँ क्लासेस लेगा और इसकी सैलरी 50,000 रुपये होगी। अपॉइंटमेंट लेटर मैंने दे दिया। क्या इस ट्रांजेक्शन को मैं बिजनेस में रिकॉर्ड करूंगा? नहीं करेंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगी। ध्यान रखना, समझ में आ गया। क्योंकि अभी मैंने प्रणव को पैसे नहीं दिए हैं, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, ना कि पैसा। अगर मैं पैसा दूंगा तभी बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा, अदरवाइज ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमें ये देखना होगा बिजनेस में कि वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है, उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी में कन्वर्ट होनी चाहिए, मेजरमेंट मनी में होना चाहिए, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। फिर आता है
ट्रांजेक्शन और इवेंट्स इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए। जैसे मैंने अभी प्रणव का एग्जांपल दिया था, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं था, इसलिए मैंने उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया। फिर आता है इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ। बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं, अच्छा यहाँ पे एंड इन टर्म्स ऑफ मनी तो मैंने अभी बता दिया। टर्म्स ऑफ मनी में अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो सकती है तभी करेंगे, अगर टर्म्स ऑफ मनी में नहीं हो सकती है तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फाइनेंशियल कैरेक्टर, एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि लास्ट में रिजल्ट क्या आ रहा है, भाई ये बताओ मुझे, हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताती है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, किससे हमें कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। आई होप समझ में आ गया होगा। और लास्ट में हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये सब चीजें पता चलती हैं हमें बैलेंस शीट्स को बनाकर, ठीक है। तो रिजल्ट्स क्या आया, रिजल्ट्स एक बिजनेसमैन जानना चाहता है, और ये तभी हो सकता है जब सारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उनको प्रॉपरली हमने रिकॉर्ड किया है। इसीलिए कहा जाता है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। एनालिसिस करना आता है, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब आता है बेसिकली इस रिजल्ट के जानने के लिए जो केवल बिजनेसमैन ही नहीं होता, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है, जिसने हमें उधार सामान बेचा है, वो लोग भी, गवर्नमेंट, सबके सब जो एम्प्लॉइज हैं वो सबके सब ये जानना चाहते हैं इस बिजनेस की साउंड पोजीशन है या नहीं है, बिजनेस आगे ग्रो करेगा नहीं करेगा, चल रहा है नहीं चल रहा है। तो भाई उसका इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा। तो कम्युनिकेटिंग में आता है फाइनली अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, financial statement the user, the accounting information should be provided in time of the user, appropriate decision may be take at the appropriate time। तो उन्हें टाइमली क्या करना पड़ेगा, इस डिसीजन को लेना पड़ेगा। भाई जैसे मान लेते हैं उधार हमें सामान कोई बेच रहा है, किसी से हम उधार सामान खरीद रहे हैं, वो हमें उधार क्यों देगा, उसे पता होना चाहिए ना हमारे बिजनेस की पोजीशन अच्छी है तो हमें उधार देता रहेगा। लेकिन उसे पता है कि हम पैसा देने की कंडीशन में नहीं है, तो वो फिर उधार सामान बेचना बंद कर देगा। और ये तभी हमें पता चल पाएगा जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं पूरा, ठीक है। तो आगे हम इसको समझाते रहेंगे। इसके बाद हम पढ़ाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बनाने के क्या ऑब्जेक्ट है, भाई बेसिकली हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, हम क्यों बनाए अकाउंट। हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि भाई उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसका बिजनेस किस पोजीशन पे है, वो फाइनली कहाँ पे खड़ा है, उसकी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, ये सब वो जानना चाहता है, यही उसके ऑब्जेक्ट है। भाई हर चीज वो दिमाग में अपने कैद नहीं कर सकता। आज जो है, आज जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन कर रहा है, आज तो उसे याद रहेंगी, लेकिन मैं 1 महीने बाद पूछूंगा तो शायद वो याद भी नहीं रह पाए, 1 साल बाद पूछूंगा तो किसको याद रहेगा। तो वो सारे चीजें रिकॉर्ड करता है, उसका ऑब्जेक्ट है, वो फाइनली लास्ट में जानना चाहता है मेरा बिजनेस किस पोजीशन पे खड़ा है। तो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग की बात करता हूँ, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या आता है इसमें, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो हम अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, ये हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है। सेकंड नंबर पे क्या आता है, हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है हमारा डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस का मतलब होता है हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। भाई हर फाइनली ये जानना चाहेगा ना, और ये कैसे बना सकता है, जब वो अकाउंट्स को मेंटेन करेगा तभी तो बता पाएगा उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। वो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसके बिजनेस की, उसकी कितनी एसेट्स हैं, कितनी उसकी लायबिलिटीज हैं, कितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, किन किन को देना है, किन किन से उसे लेना है, ये सब चीजें पता चलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसको। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है हमारा फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को डिसीजन लेने हैं। फैसिलिटेटेड मैनेजमेंट का मतलब होता है उनको मैनेजमेंट डिसीजन कैसे लेगी, जब उसके पास प्रॉपर अकाउंट्स बन के आएंगे तब क्या करेगी, वो डिसीजन लेगी। डिसीजन लेते समय उसको कैलकुलेट करना होगा, भाई कोई यूनिट्स अगर उसको लॉस दे रही है तो भी लॉस क्यों आ रहा है, अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट कम हुआ है या सेल्स कम हुई है तो उसके रीजंस का पता करेगा, वेरिएंसेस का पता करेगा, ये सब चीजें पता चलती हैं इस ऑब्जेक्टिव के अंदर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या आता है, जो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर का मतलब हो गया हर यूजर जो बिजनेस में पैसा लगाता है वो ये जानना चाहता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हम इस बिजनेस में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको उधार सामान बेच रहे हैं या जो इसमें हमने इन्वेस्ट किया है, आखिर वो किस पोजीशन पे खड़ा है। अगर अगर वो कंपनी घाटे में जा रही है तो हर बिजनेस जो जिस बंदे ने उस पैसा लगाया वो कोशिश करेगा मेरा पैसा रिकवर हो और मैं जल्दी से इस कंपनी से निकलूंगा। फाइनली यही होता है। और कोई ऑब्जेक्टिव, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स की बात करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये हमें एसेट्स को प्रोटेक्ट करती है। इसमें ये बताती है कि भाई जो भी हमने बिजनेस में रिकॉर्ड किया है, एसेट्स हमारे बिजनेस की कितनी है, उन पे लोन कितना चल रहा है,
वगैरह वगैरह। मैनेजमेंट ये सब चीज़ें उस पे डिसाइड करती है, तो खास ज़्यादा नहीं है। जैसे शुरू के 5 अगर आप ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे तो बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फंक्शनिंग ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शनिंग ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग के कुछ फंक्शंस भी आते हैं। मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड पहला फंक्शन है। तो मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड की बात करता हूँ तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, क्योंकि अकाउंटिंग हमारा जो चलता है वो ड्यूअल कॉन्सेप्ट पे चलता है। जितनी अमाउंट से हम उसको डेबिट करते हैं, उतनी अमाउंट से उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये सबसे पहला फंक्शन आता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? देखो ये ऑब्जेक्टिव और ये ना काफी कुछ मैच करेंगे आपको। तो जैसे इसमें ये वाला आ गया, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट मेंटेन। फाइनल अकाउंट वो होता है जब अपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, फिर बैलेंस शीट बनाते हो। फाइनल अकाउंट का मतलब है इसके बाद कोई और अकाउंट बनाएंगे नहीं। सबसे पहले आपने जर्नल एंट्री बनाई, जर्नल एंट्री के बाद आपने बनाया लेजर्स, लेजर के बाद बनाया आपने ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद जो बनाओगे वो क्या बनेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। और उसके बाद जो बनता है वो होता है बैलेंस शीट। यहाँ पे अकाउंट हमारे क्लोज हो जाते हैं, इसे फाइनल अकाउंट कहते हैं। कुछ कह रहे थे, हाँ बताओ। हाँ हाँ, ट्रायल बैलेंस और लेजर में एक ही डिफरेंस है। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, लेजर के बैलेंसेस जाते हैं, और लेजर में क्या होता है, पूरी समरी होती है। जैसे आप मुझे बात करते हो, मेरे से पढ़ रहे हो, हर महीने फीस दे रहे हो, तो आपकी हर महीने एंट्रियां होंगी मेरे पास। तो वो जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब लेजर में पोस्टेड होंगी। आपने कौन कौन सी डेट को फीस दी, डेफिनेटली आपकी जो फीस देने की डेट होगी वो हर डेट अलग अलग होगी। कभी आप 6 को दोगे, कभी 4 को दोगे, कभी 8 को दोगे, कभी 7 को दोगे। आपने पूरे 12 महीने जिन जिन डेट को फीस दी वो लेजर में हर डेट की एंट्री होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं टोटल फीस मुझे कितनी मिली भास्कर से, तो भास्कर का टोटल अमाउंट कितना आया वो लेजर की जो पोस्टिंग है वो ट्रायल बैलेंस में जाएगी। एक बार लेजर मैंने वही बताया ना, हर एक चीज का अलग अलग लेजर बनेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ सबका लेजर अलग बनेगा, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं सबका लेजर अलग अलग होगा। हाँ, सोहन, सीता, गीता, रीता सब हैं, ठीक है। हाँ, सबका लेजर अलग बनेगा। ये जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं पूरे ड्यूरिंग द ईयर, मेरे से कितना सामान खरीद रहे हैं, कितना सामान बेच रहे हैं, या अगर मैं इनको सर्विसेज दे रहा हूँ तो कौन कौन सी डेट पे मैंने इनको सर्विसेज दी, उन सर्विसेज का इन्होंने मुझे कितना पेमेंट किया, कितना इन पे बैलेंस चल रहा है, ये सारी चीजें आ जाएंगी उस पर लेजर में। तो लेजर का जो बैलेंस का टोटल है, कितना अमाउंट मुझे लेना है, वो नेट बैलेंस जाएगा ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीट बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। अब जरा इसको वैसे भी समझ, मान लेते हैं साल भर में तेरे 12 महीने हैं, तूने मुझे 10 महीने की फीस दी, ठीक है, तो 2 महीने की पेंडिंग चल रही है ना, तो ट्रायल बैलेंस में वो 2 महीने वाली जाएगी बस केवल, कि मुझे भास्कर से 2 महीने की फीस लेनी है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गई। और बाकी जो 10 महीने की फीस मुझे मिल गई है वो फीस अकाउंट में चलेगी मेरे, वो ट्रायल बैलेंस में भी जाएगी। तो टोटल फीस कितनी मिली मुझे पूरे बिजनेस से, भाई भास्कर ने इतनी दी, उधर क्या कहते हैं केशव बैठा, केशव ने कितनी फीस दी, उधर रावत ने कितनी दी, मानित ने कितनी दी, ठीक है ना, नुपुर ने कितनी दी, टोटल फीस कितनी मेरे पास कलेक्ट हुई, ये मेरी क्या होगी, अर्निंग हो गई। तो ये अर्निंग का टोटल, यानी कि टोटल फीस अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ मेरे को। फिर मेरे खर्चे भी होंगे बिजनेस के, जैसे मेरे स्टेशनरी का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, रेंट का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, ऑफिस की सैलरीज है, ये सारे क्या हो जाएंगे मेरे, माइनस हो जाएंगे। उसके बाद तभी तो पता चलेगा प्रॉफिट और लॉस। लेकिन अगर ये कैसे पता चलेगा, जब इन लेजर के जो बैलेंसेस हैं इनको मैं लेके जाऊंगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। और कोई डाउट्स, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद। देखो लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, गवर्नमेंट के हमें जीएसटी पे करना होता है, गवर्नमेंट के टैक्सेस पे करने हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, जब हमने प्रॉपर अकाउंटिंग बनाई होगी तभी हम बना पाएंगे ना। तो ये भी एक मेन फंक्शन के रूप में काम करता है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई अपने अकाउंट्स बुक दिखाओ, हम कहते हैं भाई जीएसटी का कलेक्शन इतना ही किया हमने, तो गवर्नमेंट देखो मानेगी नहीं, तो कैसे कहेंगे, एविडेंस के रूप में हम अपने अकाउंट्स दिखाते हैं। तो कहते हैं भाई हमने इतनी सेल्स की है, इतने परचेज किए हैं, ये हमारी बिलिंग है, सर ये देख लो। सीक्वेंस वाइज हमारे बिल होंगे, सीक्वेंस वाइज जो हमने खरीदा होगा उसकी डिटेल हमारे पास होगी। तो ये सारी डिटेल्स हमने जब सबमिट करा दी तो एक एविडेंस के रूप में भी हमारा काम करता है, ये भी एक फंक्शन है। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग जो हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको हमें देना, जैसे मैंने अभी बताया था ऑब्जेक्टिव में, यही इसका फंक्शन भी है, ठीक है। जो हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड रहते हैं, जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, तो जैसे आप डीपीएस में पढ़ते हैं, तो बेटा देखो स्कूल में आपके पेरेंट्स का भी इंटरेस्ट रहेगा, भाई स्कूल का रिजल्ट कैसे जा रहा है। तभी तो, और पेरेंट्स क्या होते हैं, देखते ही तो आते हैं, भाई स्कूल का रिजल्ट अच्छा है तो अपने बच्चे को भी कोशिश करते हैं वो उसी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। क्यों करते हैं, रिजल्ट्स पे तो पता चलता है। अगर रिजल्ट ही ना आए उसका तो कौन कराना चाहेगा, समझ में आया ना। आज की डेट में हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, और स्कूल पढ़ने के लिए क्या देखते हैं, वो रिजल्ट देखते हैं।
जब देखते हैं कि डीपीएस के बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है तो डेफिनेटली पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को डीपीएस में डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही स्कूल एक और भी हरिद्वार में अच्छा स्कूल है, अचीवर्स होम पब्लिक स्कूल, इसका रिजल्ट भी बहुत टॉप पे जा रहा है। ठीक है, तो जब टॉप पे जा रहा है तो यहाँ पे भी पेरेंट्स क्या होते हैं, अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ कराने की कोशिश करते हैं। ऐसी बहुत सारे, डीएवी है, ये भी एक अच्छा स्कूल है, सेंट मेरी बहुत अच्छा स्कूल है। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो अपने क्या कहते हैं उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे अच्छे एडमिशन्स ले जाते हैं। एंजल एकेडमी, महासरस्वती, बहुत सारे स्कूल हैं, मैं एक स्कूल की बात नहीं करता हूँ। हर स्कूल में कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट लेके आता है, तो आसपास के लोकेलिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास ऑप्शंस मिल जाता है, यार इस स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, इस स्कूल का अच्छा रहा, क्यों ना अपने बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन कराया जाए। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट असिस्टेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट कब असिस्ट करेगा, जब मैनेजमेंट के पास रिजल्ट्स आएंगे, जब बेटर रिजल्ट्स होंगे तभी तो पता चल पाएगा। मैनेजमेंट डिसीजन लेते समय, भाई इस बार हमारे एडमिशन्स कम क्यों हो रहे हैं, लैकिंग कहाँ कहाँ हो रही है, क्यों कम हुआ, ये सब एनालिसिस वो तभी कर पाएगी जब उसके पास वो एसेस कर पाएगी, यानी कि उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स बने हुए होंगे। ऐसी अकाउंटिंग है, जब वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाएगी तभी तो हम एसेस कर पाएंगे, इसीलिए कहा जाता है एसेस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग के एडवांटेज बहुत सारे हैं, अगर मैं बात करूं तो हर किताब में अलग अलग लिखने के लिए मिलेंगे। टी.एस. ग्रेवाल ने अलग बताए हैं, डी.के. गोयल साहब ने अलग बताए हैं, ठीक है, संदीप गर्ग साहब ने अलग बताए हैं, और हमारे एस.सी. शर्मा जी उन्होंने भी अलग बताए हैं। कुछ तो कॉमन है, कुछ क्या है, कॉमन है। तो एडवांटेज क्या है, हम अकाउंट्स क्यों बनाए, सबसे पहले अगर प्रैक्टिकली सोचो, हम अकाउंट्स क्यों बनाए, हमारे को उसको बनाने के क्या फायदे हैं, क्या फायदा है, हम बोलते हैं ना, जैसे तुम पढ़ाई क्यों करो, क्या फायदा है, जॉब मिलेगी, अच्छी मार्केट में रेपुटेशन मिलेगी, समाज में एक रिस्पेक्ट मिलेगी, पढ़ाई लिखे बंदे को रिस्पेक्ट मिलती है नहीं मिलती, तो वो यही तो एक एडवांटेज है। लेकिन अकाउंट्स बनाने का क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहला एडवांटेज आता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। पहला क्या आता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, बिजनेस में कितना हमारे पास एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, किससे कितना देना है, किससे कितना लेना है, कितनी इनकम हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए, ये सब कहां से पता चलेगा, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन से। नेक्स्ट आता है असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यार ये हेडिंग तो मेरी कई बार आ चुकी है। असिस्टेंट ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट तभी डिसीजन ले पाएगा जब मैनेजमेंट के पास पूरे अकाउंट्स बने हुए होंगे, तो ये सेकंड फायदा है असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट थर्ड, रिप्लेस ऑफ मेमोरी भी कह सकते हैं, रिकॉल ऑफ मेमोरी भी कहते हैं इसको। देखो आज आपने क्या काम किया ये आपको आज याद होगा, लेकिन मैं एक हफ्ते बाद पूछूं तो याद नहीं होगा। जैसे मैं बोलूं आपने ब्रेकफास्ट में क्या किया, आज बता दोगे, लेकिन एक हफ्ता पहले क्या ब्रेकफास्ट किया था कोई भी नहीं बता पाएगा। एक महीना पहले, एक साल पहले, किसको पता होगा। 3 महीने पहले क्या ब्रेकफास्ट किया था आज के दिन, नहीं बता पाओगे। मैं कहूंगा 3 मार्च को क्या किया था ब्रेकफास्ट में, नहीं। लेकिन अगर 3 मार्च को आपका बर्थडे था तो आप बता दोगे। स्पेशल डे होना चाहिए ना, लेकिन क्या साल भर में 365 दिन स्पेशल डे होते हैं, नहीं होते ना। स्पेशल डे क्या होंगे, 2 या 3, उस पर तो आप बता सकते हो, बाकी चीजें नहीं बता सकते हो। तो बिजनेस में भी ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं, सारी ट्रांजेक्शन को एक अकाउंटेंट को याद करना आसान नहीं होता। वो क्या करता है, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, इसलिए अकाउंटिंग को कहा जाता है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्यों कहा जाता है, इसलिए तो कहा जाता है, वो हर ट्रांजेक्शन को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, तो ये रिकॉल हो जाता है। जिस डेट की भी देखनी है उस डेट की वो ट्रांजेक्शन बता सकता है। जैसे भास्कर मुझे कहता है सर मैंने कौन सी डेट को फीस दी थी, मगर रुक एक मिनट, सिस्टम खोला, मैं बता दूंगा इसने कौन सी डेट को फीस दी। मान लेते 6 महीने बाद ये पूछने लग जाए सर मैंने 6 महीने के फीस का डेट बताओ मुझे कब कब दी, मुझे तो एक या दो डेट याद है बस केवल, तो बाकी की डेट्स में क्या कहूंगा, रिकॉल ऑफ मेमोरी क्या होगी मेरी। मैंने अगर रिकॉर्ड कर रखा है तो मैं बता दूंगा, रिकॉर्ड नहीं कर रखा है यार देख के बताता हूँ, शायद तूने, शायद नहीं चलता अकाउंट्स में, बिल्कुल एक्चुअल चलता है। ठीक है, तो रिकॉल ऑफ मेमोरी तभी हो पाती है जब हम प्रॉपर्ली उसको रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, कंपैरेटिव स्टडी का मतलब है प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से, प्रीवियस ईयर हमारी सेल्स कितनी थी, इस साल सेल्स कितनी है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितने थे, इस साल प्रॉफिट कितने हैं, तो कंपैरेटिव स्टडी करना आसान हो जाता है। ये तभी हो पाएगा जब हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट को टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट को टैक्स लायबिलिटी पे करनी है, तो टैक्स लायबिलिटी कितना हमने अर्न किया है, कितनी हमारी इनकम हुई, तो हम उसी हिसाब से टैक्स पे करेंगे ना। गवर्नमेंट कहने लगे भाई आपने 5 लाख रुपए कमाए हैं उसका टैक्स जमा करो, या 50 लाख रुपए कमा रहे हो आप, तो सर 50 लाख कैसी बात करो, ये हमारे अकाउंट देख लो। तो हम अकाउंट्स को दिखाते हैं, तो अकाउंट्स क्या होते हैं, हमारे एविडेंस के रूप में काम करते हैं। तो गवर्नमेंट को टैक्स लायबिलिटी देने में भी हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, टैक्स सेटलमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जितना हम कमाएंगे जैसा दाम वैसा टैक्स, मतलब जितना हम कमाएंगे जितना अर्न करेंगे उतना ही हम टैक्स पे करेंगे, कम अर्न करेंगे तो कम टैक्स देंगे, ज्यादा अर्न करेंगे तो ज्यादा टैक्स देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, लोन। जब बैंक क्या होता है, लोन तभी देता है पहले आपसे वो बैलेंस शीट मांगता है आपसे कि
कि भैया 3 साल की बैलेंस शीट दिखाओ, आपकी बैलेंस शीट में क्या क्या चल रहा है, आपके बैलेंस शीट में एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। तो वो अकाउंट्स मांगता है, आपके अकाउंट बुक को मांगता है। अकाउंट बुक में क्या मांगता है, आपकी बैलेंस शीट मांगता है। तो बैलेंस शीट ये बताती है हमारी पोजीशन क्या है। तो बैंक क्या करता है, लोन देने में आपको हेल्प करता है। वो तभी करेगा जब आपके स्टेटमेंट तैयार हैं। यानी कि अकाउंट्स बनाने का फायदा यही है कि बैंक हमें तभी लोन देगा जब हमारे प्रॉपर बैलेंस शीट्स बनी होगी, प्रॉपर अकाउंटिंग होगी। नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। कोर्ट में एविडेंस के रूप में भी काम करता है। ये गवर्नमेंट, भाई कोई भी बंदा है वो क्या कहता है कि हमने इतने का सामान खरीदा, तो भैया उसका बिल मांगेंगे, या हमने इतने का सामान बेचा, उसका बिल होगा। तो एविडेंस इन कोर्ट के रूप में हम अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब हम अपने बिजनेस को सेल कर रहे होते हैं तब हम बता देते हैं कि भाई हमारा आज की डेट में बिजनेस किस पोजीशन पे खड़ा है। कोई हमारे बिजनेस को खरीदना चाहता है तो वो सबसे पहले देखेगा भाई इस बिजनेस में मैं पैसा लगा रहा हूँ, मुझे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। तो उस बिजनेस में फायदा होने के लिए वो क्या करेगा, उसके अकाउंट्स बुक्स को चेक करेगा। नेक्स्ट, अगर इंसॉल्वेंसी हो रही है, इंसॉल्वेंसी कहते हैं दिवालिया। दिवालिया का नाम सुना होगा भाई, गड़की गुड़की हो जाती है, सब सामान बेच दिया जाता है। अगर हम अपने डेब्ट्स का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अगर एक बिजनेसमैन अपने डेब्ट्स का पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो वो क्या माना जाता है, इंसॉल्वेंट। एक इंसॉल्वेंट वही व्यक्ति होता है जो अपने डेब्ट्स का पेमेंट नहीं कर पा रहा है। अगर डेब्ट का पेमेंट कर पा रहा है तो वो सॉल्वेंट हो गया, और नहीं कर पा रहा है तो क्या बन जाएगा, इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट, अगर हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं, अभी हम सोल प्रोप्राइटर में है। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, एक ही व्यक्ति सारा बिजनेस कर रहा है। लेकिन जब पार्टनरशिप होते हैं तो क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। तो लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, हम जानना चाहते हैं, एक पार्टनर बंदा जानना चाहता है कि हम आपके बिजनेस में अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो हमें इसका फायदा है या नहीं है। समझ में आ रहा है ना पूरा? चलिए नेक्स्ट, अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं यार। जहां हम फायदा देखते हैं वहां अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशन भी आती है। सबसे पहली आती है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग हमें सही रिकॉर्ड नहीं दे पाती। उसका कारण है, अकाउंटिंग आज जो इन्फॉर्मेशन दे रही है वो हमारे अकाउंट्स की बुक्स के हिसाब से दे रही है, सही तरीके से सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती। सर कैसे? जैसे मैं बात करूं तो आज की डेट में मेरी बिजनेस की वैल्यू क्या है या मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएगा। ठीक है ना? वो क्या दिखाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस चलता है। मान ये आज से 24 साल पहले मैंने इंस्टीट्यूशन की शॉप्स परचेज की थी, लेकिन तब इसकी वैल्यू कुछ और थी। लेकिन आज की बैलेंस शीट में भी आज भी वैल्यू वही है जो 24 साल पहले थी। लेकिन अकाउंट की बात कर रहा हूं ना, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो कुछ और है ना। एक्चुअल वैल्यू तो ये 10 गुने से भी ऊपर हो चुकी है। लेकिन अकाउंट्स एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बता रहा है, अकाउंट तो वही बता रहा है जो मैंने रिकॉर्ड किया था। समझ में आ गया बात? तो ऐसी, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट ज्यादा दिखा सकते हैं, कम दिखा सकते हैं, ये सब चीजें अकाउंटिंग की लिमिटेशंस है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट आता है, जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है वो रियलिस्टिक नहीं होती, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड होती है। अब जैसे मैंने यहाँ इंस्टीट्यूशन में फैन लगाए थे, इनकी ईयर भी 24 साल हो गए। 24 साल पहले इन फैन की कीमत कुछ और थी, आज कुछ और है। आज अगर मैं उसको इस रेट पे बेचना चाहूँ तो ये बिकेंगे नहीं। ठीक है ना? फर्नीचर में डेप्रिसिएशन लग चुका होगा, कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन लग चुका होगा, एसी पे डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई। तो अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव टर्म्स। क्वालिटेटिव टर्म्स की बात करता हूँ या क्वालिटेटिव एलिमेंट्स की बात करता हूँ, तो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? कोई भी बिजनेस किसी की ईमानदारी को नहीं बता सकता। कौन क्या कहते हैं कि जो कर्मचारी हमारे यहाँ ईमानदार है, कौन कामचोर है, कौन नालायक है, ये बताता है कि ये कामचोर है, माथे पे लिखा हुआ उसके? नहीं ना। किसी की ईमानदारी, किसी की मेहनत, अकाउंटिंग कभी भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे नहीं पाता। अकाउंटिंग क्या होता है, केवल मॉनेटरी टर्म्स की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स की ट्रांजेक्शन को वो रिकॉर्ड नहीं करता। जबकि कई सारी इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस के लिए यूजफुल होती हैं, बट वो रिकॉर्ड नहीं करता। जैसे कोई बहुत मेहनती है, कोई बिल्कुल कर्मठ जुझारू है, लेकिन उसकी वो कर्मठता, जुझारूपन, या जो उसकी वो डेडिकेशन है, जो विल पावर है, जो वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसकी ईमानदारी है, उसको वो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करता। किसी की बेईमानी को, किसी की ईमानदारी को रिकॉर्ड नहीं करता। पढ़ना समझ में आ रहा है बेटा? चलिए अगला, प्राइस लेवल चेंजेस की बात करता हूं तो अकाउंटिंग क्या करता है, इग्नोरेंस करता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं, इसलिए वो इग्नोरेंस चेंज कर देता है। आज के डेट में इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, आज के डेट में एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो इसको इग्नोर कर देता है। यही प्रॉब्लम्स है। और लास्ट आता है इसमें विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। क्या कहते हैं उसे,
मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंट। अकाउंट्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट को ज्यादा दिखा सकते हैं, कम दिखा सकते हैं, लॉस ज्यादा दिखा सकते हैं, खर्चे दिखा सकते हैं ज्यादा। ये सब मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, मान लेते हैं मैं अपने यहाँ 8 कर्मचारी दिखा दूं, प्यून दिखा दूं, उनको 5-5 हज़ार रुपये दिखा दूं सैलरी पे, ये खर्चा दिखा सकता हूँ, चाय पानी का खर्चा दिखा सकता हूँ, एक्सेस डेप्रिसिएशन लगा दूं। तो कई सारी चीजें होती हैं, मैनिपुलेशन करना बहुत आसान होता है। अकाउंटिंग में मैं जैसा चाहूँ प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। ये अकाउंटिंग की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसीलिए कहा जाता है अकाउंटिंग क्या है, विंडो ड्रेसिंग के रूप में जानी जाती है। समझ में आ गया? विंडो ड्रेसिंग को अगर वन लाइन में कहना जाए तो विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंट्स। इज दैट क्लियर? चलिए, फिर आता है आपका रोल ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस। बिजनेस का क्या यूज है? बिजनेस में तो भैया की बात करते हैं, मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है, मैनेजमेंट का असिस्टेंट ये दोबारा रिपीट हो रहा है, कंपैरेटिव स्टडी ये भी दोबारा रिपीट हो रहा है, एविडेंस इन कोर्ट ये भी दोबारा रिपीट हो रहा है। ये सब मैंने एडवांटेज में आपको बता दिए। फिर आता है आपका अकाउंटिंग के ब्रांचेस। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग 3 तरह की देखने के लिए मिलती है। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करता हूं तो 3 ब्रांचेस देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है, शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसमें हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में पर यूनिट कैलकुलेट की जाती है, एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है ये कॉस्ट अकाउंटिंग बताती है। और लास्ट होती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग बनकर तैयार हो जाती है तो मैनेजमेंट का काम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि डिसीजन लेना। तो डिसीजन मेकिंग के काम जो होते हैं, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ये सब कैश बजट, ये सब काम है मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट डिसीजन तभी ले सकती है जब उसके पास प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, प्रॉपर कॉस्टिंग। कॉस्टिंग ज्यादा क्यों आ रही है, प्रॉफिट कम क्यों हो रहे हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट मार्जिन घट क्यों गए, तो ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलता है। पर यूनिट कॉल कैलकुलेट जो करता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। हमारी पोजीशन कम क्यों हो रही है मार्केट में, फाइनेंशियल पोजीशन, मार्केट में पैसा उधार क्यों फंस रहा है, वो हमें पता चलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो ये दोनों अकाउंटिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिसीजन लेने का काम जो होता है वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग में आपको पता है, बुक कीपिंग जो होती है प्राइमरी स्टेज होती है, इसे जूनियर अकाउंटेंट मेंटेन करता है। बुक कीपिंग जो होता है वो क्या होती है, प्राइमरी स्टेज होती है, इसे जूनियर अकाउंटेंट मेंटेन करता है। और इसमें 4 स्टेज होकर गुजरती है। पहला आता है हम फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा होता है उनको मनी में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा उनको क्लासीफाई करते हैं। और फिर फोर्थ पॉइंट आता है, उसका हम ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस तक हम बना के तैयार करते हैं। तो एक बार और बता देता हूँ बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग की 4 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है? 4। तो पहली स्टेज की बात करता हूँ तो पहले करता है आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। पहले क्या करता है, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दूसरा इनको कन्वर्ट करता है मनी टर्म्स में। फिर क्या करता है, ये रिकॉर्डिंग करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को। और फोर्थ करता है क्लासीफाई इनटू लेजर। फिर इनकी लेजर पोस्टिंग तैयार करता है। इसके बाद अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है। जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग को करता है जूनियर अकाउंटेंट और इस अकाउंटिंग को करता है सीनियर अकाउंटेंट। अकाउंटिंग में क्या होता है, जब ये आपका ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस बनकर तैयार हो जाता है, लेजर बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद का जितने भी काम होते हैं वो हो जाते हैं आपके सीनियर अकाउंटेंट के काम। वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करता है। इसके बाद अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है। अकाउंटेंसी में क्या होता है, एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए होती है। अकाउंट्स को हमने प्रॉपर रेगुलेशन से बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मेंटेन किया नहीं किया, ये सब हमें अकाउंटेंसी में पता चलता है। ठीक है, इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरीफाई करता है। बेसिकली क्या होता है, सीनियर अकाउंटेंट के पास चली जाती है चीजें और यहाँ पे कंप्लीट होता है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग अकाउंटेंसी में डिफरेंस ये जरूर कर लेना, एग्जामिनेशन के पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट भी आता है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रिलायबिलिटी, रेवेलेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, ये 4 चीजें देखने के लिए मिलती हैं। रिलायबिलिटी का मतलब होता है अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं है, मटेरियल फ्री है या नहीं है, कोई गलती तो नहीं हुई है इसमें, हम लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो इसे कहते हैं रिलायबिलिटी। फिर आता है रेवेलेंस। रेवेलेंस क्या होता है, अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन रेवेलेंस होनी चाहिए ताकि वो डिसीजन लेते समय दिक्कत ना हो, मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन जिस पे हम विश्वास कर सकें। फिर आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है हर अकाउंटिंग इस तरह से बनाई जानी चाहिए ताकि उसे इजी वे में समझाया जा सके, इजी लैंग्वेज में भी से समझाया जा सके। कंपेरेबिलिटी का मतलब है प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से कंपेयर करते हैं कि भाई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो ये चीज़ हमें पता चलती है कंपेरेबिलिटी से। और इसके बाद जो आता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं
तो दो तरह के सिस्टम देखने के लिए मिलते हैं, एक मिलता है डबल एंट्री सिस्टम, एक मिलता है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, जितनी अमाउंट से हम डेबिट करते हैं उतनी अमाउंट से क्रेडिट करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां अकाउंटिंग के रिकॉर्ड डबल एंट्री पे बेस्ड नहीं होते, मतलब अकाउंटिंग के रिकॉर्ड हम डबल एंट्री पे बेस्ड नहीं करते, वो सारी एंट्री सिंगल एंट्री होती है। यहाँ पे क्या होता है, पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, अकाउंट्स डबल एंट्री पे बेस्ड नहीं मेंटेन होते, तो अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है, बाद में इसको डबल एंट्री पे हम कन्वर्ट करते हैं। इसके अगला एक चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम का, जो मैं आने वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, इसका सेपरेट चैप्टर भी है। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक भी कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।